Hello and welcome everyone to the ICSC English series for classes 6, 7, 8 at Learner Hub. मैं हूं आदेश आपका English guide and mentor and I'm back again with another lesson. And this time it is pronouns and its types. So बच्चों pronouns and its types से related सारे concepts को आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे crystal clear. So without wasting much of your precious time, let's get started. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले जानने से कि क्या होते हैं प्रोनाउंस। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको याद होगा अमंगस्ट द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउंस वर आल्सो वन ऑफ देम। तो प्रोनाउंस जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या होते थे, अगर आपको याद आ रहा है, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। प्रोनाउंस इस शब्द का अगर मतलब देखोगे ना तो देखो, सबसे पहले इस शब्द का लिटरल मीनिंग जानो। प्रोनाउन शब्द का मतलब होता है for a noun. So these are basically those words जो use करते हैं हम for a noun. Okay, so those words which act for a noun, यानी कि आप कह सकते हैं the words which are used in place of a noun or instead of a noun are called pronouns. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मन में आएगा कि भाई प्रोनाउंस को हम यूज ही क्यों करते हैं, क्या जरूरत है प्रोनाउंस की? Why don't we simply use the nouns itself? क्यों ना हम सिर्फ नाउन से ही काम चला ले। देखो बच्चों याद रखो, प्रोनाउन सबसे पहले तो किसी भी स्टेटमेंट में नाउन की बार बार रेपिटेशन को अवॉइड करवाता है। सेकेंडली ये हमें आसान कर देता है किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं या फिर उसके बारे में हम रीड करते हैं, उसको पढ़ना और बोलना आसान बना देता है क्योंकि नाउन्स की रेपिटेशन रुक जाती है प्रोनाउंस के इस्तेमाल की वजह से। इसको हम समझते हैं एक बड़े ही मजेदार एग्जाम्पल से। उससे पहले मिलिए यहाँ पर मोहित और उनके फादर से। अब इनसे जुड़ी आपको एक स्टेटमेंट में दिखाने वाला हूं जहां पर हम देखेंगे कि कैसे नाउन का रेपिटेशन एक स्टेटमेंट को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। तो ये रही वो स्टेटमेंट। यहां देखो, इट सेज Mohit was very happy that Mohit's father was going to attend the annual day of Mohit's school since Mohit was getting a prize that day. Have you noticed something? यहां पर जो हमारा प्रॉपर नाउन मोहित है, see over here ये जो वर्ड मोहित है इसका रेपिटेशन कितनी बार हुआ है? देखो मोहित, यहां पर इधर पर मोहित फादर, मोहित स्कूल या फिर मोहित, राइट? ये वर्ड्स बार बार रिपीट कर रहा है। हमारा नाउन का रेपिटेशन बार बार होने की वजह से द स्टेटमेंट काइंड ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड, है ना? इसीलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कुछ इस तरीके से, मॉडिफिकेशन के बाद ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी दिखाई देगी, देखना। तो यहां पर मोहित वॉज वेरी हैप्पी दैट हिज फादर वॉज गोइंग टू अटेंड द एनुअल डे ऑफ हिज स्कूल सिंस ही वॉज गेटिंग अ प्राइज दैट डे। हैव यू नोटिस्ड इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया है? व्हाट वी डिड वाज, शुरुआत में मोहित जो हमारा नाउन था, प्रॉपर नाउन, उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अब जितनी जगह पर मोहित इस्तेमाल हो रहा था बाद में उन सभी को रिप्लेस कर दिया है बाय वर्ड्स लाइक हिज, यहां पर देखिए, और ही से। तो ये जो वर्ड हिज और ही हैं जो हमारे नाउन को, यानी कि हमारे इस केस में प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, ओके, इन वर्ड्स को ही हम कहते हैं द प्रोनाउंस। सी, क्योंकि ये प्रोनाउंस जो हैं ये हमारे नाउन्स की जगह पर एक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से स्टेटमेंट का रीड करना या बोल पाना कितना आसान बन गया हमारे लिए। खुद भी कंपेयर करके देखो, बताओ मुझे, क्या पहली वाली स्टेटमेंट को पढ़ना ज्यादा आसान था या दूसरी वाली स्टेटमेंट को? यू विल ऑब्वियसली से द सेकंड स्टेटमेंट। इसी तरह से वी फाइनली जस्टिफाई कि प्रोनाउंस का इस्तेमाल क्यों इंपॉर्टेंट है एक स्टेटमेंट में, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, जिसकी वजह से किसी भी स्टेटमेंट को बोलना या फिर पढ़ पाना आसान हो जाता है। I hope you got the concept about pronouns very clear. So बच्चों next we'll discuss is the types of pronouns. अब कितने टाइप के प्रोनाउंस आपको ग्रामर में देखने को मिलते हैं? Let's see. So आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं the various types of pronouns which are as many as 9 in number. Okay? So ये 9 के 9 प्रोनाउंस को हम डिस्कस करेंगे अपनी इन्हीं लेक्चर्स में, but we will not cover all of them in one video. Rather हम कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग को नेक्स्ट वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। फाइन, ओके, सो लेट्स गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज प्रोनाउंस व्हिच वी विल हैव टू डिस्कस। नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउंस, फॉलोड बाय possessive pronouns. Then we have our reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns. Then we have is indefinite pronouns. See, next we have is interrogative pronouns. Next we have डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड लास्टली रिलेटिव प्रोनाउंस। इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं एंड वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड रिमेंबर वील बी
covering as many as 6 types of pronouns in this video. बाकी की remaining we'll do in the next video. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं with the first category of nouns called the personal pronouns के साथ। अब देखो इस शब्द में, personal शब्द में आपको वर्ड मिल रहा है person। See, इसका मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो कि ये वो प्रोनाउंस हैं रादर जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं और विच स्टैंड फॉर अ पर्सन और पर्सन्स, यानी कि एक या एक से ज्यादा पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्रोनाउंस होंगे दोज वुड बी पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि पर्सन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। बट कई जगह पर आप देखोगे किसी थिंग या एनिमल की जगह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को, एंड वील सी, हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा अभी। तो यहां पर किन किन टाइप के पर्सन्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है थ्रू पर्सनल प्रोनाउंस। तो देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो यहां पर दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पर्सन। यू सी, ये जो पर्सन आपको दिख रहा है, ये पर्सन बोल रहा है, ही इज द वन हु इज स्पीकिंग। ओके, ऐसा पर्सन जो कि बात कर रहा है इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन है द फर्स्ट पर्सन, द वन हु इज स्पीकिंग। द पर्सन हु इज एक्चुअली लिसनिंग और हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन। ठीक है, एंड दो लोग मिलकर अगर किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो उस जगह पर मौजूद नहीं है, उस केस में उस थर्ड पर्सन को हम थर्ड की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। सो ही इज द थर्ड पर्सन। द वन हु स्पीक्स is called the first person, the one who listens or is being spoken to is the second person, and the one who is being spoken about or spoken of is the third person. ये बात समझ में आ रही है? तो तीन टाइप के आपको पर्सन मिलते हैं, the one who is speaking, the one who is spoken to and the one who is spoken of or about. So मैंने आपको बता दिया इन सभी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। सो द वंस जो पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाएगा टू डिस्क्राइब और टू बी यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज स्पीकिंग आर गोइंग टू बी कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो इसके लिए हम यहां पर फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे, राइट? द वन, वो पर्सनल प्रोनाउन जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू टू बी यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही हो उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पर्सनल प्रोनाउंस को वी से द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। एंड उन उस पर्सन के बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउंस जो वहां पर मौजूद नहीं है बट उसके बारे में बात की जा रही है, उसके लिए इस्तेमाल होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस को वील से द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हम इन सभी कैटेगरी ऑफ पर्सन को देंगे वो डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ द नाउन्स, ओके, जिनको हमें रिप्लेस करना है बाय द प्रोनाउंस। ओके, सो यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल टर्म्स में ये वेरी करेंगे। ओके, तो इमेजिन करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं फटाफट कि सिंगुलर कैटेगरी में हम कौन से पर्सनल प्रोनाउंस देंगे इन वेरियस पर्सन्स को, एंड प्लूरल कैटेगरी में हम कौन से पर्सनल प्रोनाउंस देंगे टू द वेरियस पर्सन्स इन दीज कैटेगरीज। ओके, सो बिगिनिंग विथ द फर्स्ट कैटेगरी, ओके, यानी कि फर्स्ट पर्सन, द वन हु इज स्पीकिंग। अगर वो सिंगल पर्सन जो बात कर रहा है अगर वो सिंगुलर है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पर्सनल प्रोनाउन आई का। वहीं पर अगर वो प्लूरल हुआ सो देन वी विल यूज द पर्सनल प्रोनाउन वी। ओके ओके, देन उसके बाद देखो यहां पर सेकंड वाले में सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि द वन हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, तो सेकंड पर्सन वुड ऑलवेज बी यू। ओके, तो यहां पर इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड यू का, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो यू का इस्तेमाल सिंगुलर में भी किया जाता है और प्लूरल में भी। फाइन, देन वी हैव इज द थर्ड पर्सन, राइट? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, तीसरा पर्सन जो मौजूद नहीं है। इस केस में याद रखिएगा जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के केस में उसका जेंडर भी स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, जेंडर। ओके, सो इमेजिन जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है अगर वो मैस्कुलिन जेंडर का है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन ही का। ओके, यहां पर सिंगुलर की कैटेगरी की बात की जा रही है। फाइन, ओके, देन अगर उसका जेंडर होता है एक फीमेल का, यानी कि वो फेमिनिन है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शी। और अगर जेंडर न्यूटर है, मतलब उसका मेल एंड फीमेल जेंडर नहीं है, जेंडर इज नॉट एट ऑल देयर, ओके, देन उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इट का। सो इट का इस्तेमाल जनरली एनिमल्स के लिए किया जाता है जिनका जेंडर नहीं स्पेसिफाइड है बात करते टाइम, या फिर थिंग्स के लिए भी किया जाता है। इसलिए मैंने याद है मैंने बोला था कि पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल, जैसे यहां पर इस केस में इट है, इट का इस्तेमाल चीजों के लिए भी किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम पर्सन।
ये बात भी याद रखना है। तो पर्सन्स के अलावा चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक पर्सनल प्रोनाउन का, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लाइव दिख रहा है, इट। ओके वेल, और अगर आपका थर्ड पर्सन वाला जो प्रोनाउन हमें इस्तेमाल करना है वो प्लूरल कैटेगरी में इस्तेमाल करना है, देन वी विल यूज द प्रोनाउन दे। समझ में आ रहा है ये वाली बात? वेरी वेल डन। सो इस तरीके से जो आपको ये वर्ड देखने को मिल रहे हैं ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ऑल ऑफ दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। और ये पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी का इस्तेमाल किया जाता है इन द सब्जेक्टिव केस और द नॉमिनेटिव केस, जहां पर ये सभी के सभी जो प्रोनाउंस हैं दे आर एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो रिमेंबर दिस थिंग, इन सभी का इस्तेमाल किस केस में किया जाएगा? आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा इन द नॉमिनेटिव, या फिर जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस में। ओके जब आपके ये सारे के सारे वर्ड्स एक्ट कर रहे हैं लाइक दे आर एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उस केस में हम सभी इन सभी टाइप के पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके तो आपको याद रखने हैं इन सभी पर्सनल प्रोनाउंस के नेम्स को, और इन सभी को हम एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं विद एन एक्सरसाइज। तो बच्चों, इट्स प्रैक्टिस टाइम। So we have on board right now our first exercise for today that says fill in the blanks with appropriate personal pronouns. तो आपको यहाँ पर जितने भी blanks दे रखे हैं इन सभी केसेस में फिल करना है पर्सनल प्रोनाउंस को, एंड वी हैव टू रिप्लेस द वंस, या उन नाउन्स को रिप्लेस करना है जो ब्रैकेट्स में दे रखे हैं। फाइन, चलो बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट वन। माय नेम इज अमृत डैश एम एन इंडियन। तो यहाँ पर हमें अमृत को रिप्लेस करना है विद द पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर मैं कह रहा हूँ माय नेम इज अमृत, डेफिनेटली आई एम द स्पीकर, राइट? स्पीकर हुआ मैं, यानी कि आई एम द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर अमृत है, राइट? और अमृत ओवर हियर इज अ सिंगुलर नाउन, राइट? इसका मतलब इसके लिए जो हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे इन द सब्जेक्टिव केस वुड बी डेफिनेटली I. Okay, so I am an Indian. So my name is Amrit, I am an Indian. Next one, my mom's name is Poonam. Poonam, which is going to be filled here, मतलब जिसको replace करना है हमें with a personal pronoun, is from Punjab. Okay, so यहाँ पर पूनम जो है it is the name of the mother. Okay, Amrit's mother. So यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है she is the third person, right? और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे third person वाला pronoun, जिसको जेंडर से पहले तो स्पेसिफाई करना होगा, बिकॉज पूनम इज अ सिंगुलर नाउन, राइट? और उसके लिए हमें सिंगुलर नाउन वाला एक जेंडर स्पेसिफाइड प्रोनाउन लगाना है। तो यहाँ पर पूनम बीइंग अ फेमिनिन जेंडर, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे द पर्सनल प्रोनाउन शी। ओके, सो शी का इस्तेमाल हो रहा है। यू गॉट माई पॉइंट? वेरी वेल डन। नेक्स्ट वन, यू सी विनोद इज माई डैड। माई डैड डैश इज अ लॉयर। ओके, सो विनोद के बारे में बात की जा रही है, अगेन अ थर्ड पर्सन, राइट? थर्ड पर्सन सिंगुलर टर्म्स में है तो जेंडर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो माई डैड, डैड इज डेफिनेटली फॉर अ मैस्कुलिन जेंडर, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ही का। सो ही इज अ लॉयर। नेक्स्ट, आई एंड आशा डैश आर ट्विंस। सो यहाँ पर देखो स्पीकर और एक और पर्सन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अलॉन्ग विद अनदर पर्सन, मतलब यहाँ पर प्लूरल टर्म्स में बात की जा रही है। तो प्लूरल टर्म्स में अगर फर्स्ट पर्सन है तो डेफिनेटली यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन वी का। सो वी आर ट्विंस, आई एंड आशा, तो ऑब्वियसली यहां पर हम कहेंगे वी आर ट्विंस। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑन द राइट यू कैन सी अविरल, अगेन अ थर्ड पर्सन, अविरल इज माई ब्रदर। सो ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जेंडर स्पेसिफाई करूं अविरल का तो मेल है, इसलिए यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे द पर्सनल प्रोनाउन ही का। ओके, नेक्स्ट वन, आई, मम, डैड, आशा एंड अविरल। तो यहाँ पर स्पीकर भी इंट्रोड्यूस है, तो स्पीकर अगर है तो स्पीकर से रिलेटेड हमको प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो प्लूरल में, क्योंकि बाकी के सारे मौजूद हैं एक साथ, इन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करना है ना, हमें रिप्लेस करना है, तो इन सभी को रिप्लेस करना है फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में। प्लूरल टर्म्स में इस्तेमाल होने वाला जो पर्सनल प्रोनाउन होगा दैट वुड बी वी। वी लिव इन फ्लोरेंस। ओके, नाउ फ्लोरेंस डैश इज नॉट फार फ्रॉम रोम। तो फ्लोरेंस जो है जिसके बारे में बात की जा रही है ये अलग जगह है, राइट? सो इफ इट इज अ प्लेस, इसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, ऑब्वियसली थर्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, बट जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम यहाँ पर न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल करने वाला प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, सो इट इज नॉट फार फ्रॉम रोम। नेक्स्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन इंडिया। माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश ऑफ कम एंड सी अस। ओके, तो हम कह सकते हैं यहां पर ये ऑफ की जगह पर ऑफन होगा, ठीक है, इसको हम ठीक कर सकते हैं यहां पर, इट मस्ट बी ऑफन, ठीक है। सो माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन इंडिया। अब यहां पर ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो थर्ड पार्टी है, यानी कि थर्ड पर्सन है, डेफिनेटली थर्ड पर्सन यहां पर पेरेंट्स हैं, मतलब प्लूरल टर्म्स की बात की जा रही है। ग्रैंड पेरेंट सिंगुलर होता है, ग्रैंड पेरेंट्स है मतलब प्लूरल की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन इन द प्लूरल कैटेगरी, हम यहां पर कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे? दे। ओके, सो विल राइट दे। तो दे ऑफन कम एंड सी अस। सो आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज फिल करने में मजा आया होगा। कितनों ने सही से फिल की है मेरे साथ बिना मेरी मदद के? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो बच्चों, लेट अस नाउ डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग द पर्सनल प्रोनाउंस। सो हमने जितने भी अभी तक पर्सनल प्रोनाउंस देखे थे, जिनमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी के सभी जितने पर्सनल प्रोनाउंस थे, इनका इस्तेमाल किया जाता था व्हेन they were acting as the subject of the sentence, यानी कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल हो रहा हो। बट याद रखो, अगर यही पर्सनल प्रोनाउंस को हमें ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना है इन द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, तो इन दैट केस यू विल फाइंड ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउंस अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। इसमें से एक दो ऐसे हैं जो फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, बट मोस्टली अपने फॉर्म्स चेंज कर लेते हैं, और यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउंस, let me write this down, personal pronouns change their form in the predicate of the sentence when acting as the object। तो याद है आप सभी को, हम देख रहे हैं यहाँ पर वेरियस पर्सन्स की कैटेगरी, और कौन कौन से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस देखे थे। तो याद है आप सभी को, हमने देखा था आई, जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में हो, राइट, सिंगुलर था। अगर प्लूरल होता तो हम क्या यूज करते? वी यूज करते, राइट। और सेकेंड पर्सन के केस में चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम इस्तेमाल करते थे द पर्सनल प्रोनाउन यू का। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन की कैटेगरी में हम यहां पर सिंगुलर कैटेगरी में इस्तेमाल करते थे, अगर मैस्कुलिन जेंडर हो तो ही का इस्तेमाल होता था, अगर सिंगुलर कैटेगरी में इस्तेमाल होने वाला थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर का हो तो शी का इस्तेमाल होता था, और अगर न्यूट्रल जेंडर का हो सिंगुलर कैटेगरी में तो हम इस्तेमाल करते थे इट का, और प्लूरल कैटेगरी में हम इस्तेमाल करते थे दे का। ये सभी के सभी हमारे वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते थे एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बट ये सभी के सभी जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं व्हेन दे एक्ट एज द ऑब्जेक्ट। लेट्स सी हाउ। आई अगर ऑब्जेक्ट के केस में आ रहा है तो इस केस में ये बन जाता है मी। So I becomes me in the predicate of the sentence. Similarly, we becomes us. You becomes, अच्छा you के केस में क्या है कि you ही रहता है, okay? So you remains you itself. Then he becomes him. She becomes her. Okay? It same ही रहता है. So it remains it only. And they becomes them. Okay? अब इसको समझने के लिए what we will do is we'll practice this concept through an exercise. So next we have an exercise जो हमें इस concept को समझने में help करेगा. So बच्चों, it's practice time again and the exercise says fill in the blanks with the objective case of the highlighted personal pronouns. तो आपको यहाँ पर सभी fill in the blanks में क्या करना है, जो आपका highlighted personal pronoun है उसका objective case से fill करना है blank को. And let's see how we'll do it. Okay, first one, let's say I love chocolates. My friends often buy dash some on my birthday. Okay, so देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं I, which is a personal pronoun in the subjective case. इसका अगर मुझे objective case बनाना है तो याद है I किस में convert होता था? Me में. So it becomes my friends often buy me some on my birthday. तो obviously यहाँ पर हम fill कर देंगे me को. You got it? Very well. Look at the next one. You are a kind person. Everyone likes dash. So you अगर ऑब्जेक्टिव केस में आता है इट रिमेन्स यू ओनली. सो इसका मतलब हम यहां पर सिंपली फिल कर देंगे यू को. सो यू आर अ काइंड पर्सन, एवरीवन लाइक्स यू. ओके, इन द ऑब्जेक्टिव केस ऑल्सो. नेक्स्ट वन, ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, वी इन्वाइटेड डैश टू आवर कॉन्सेप्ट. सो देखो, ही के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन होगा, फॉर्म चेंज होने के बाद क्या हो जाता है, ही बिकम्स हिम. तो इसका मतलब हम यहां पर फिल करेंगे him को. So it becomes we invited him to our concert. Fine? Okay. The next one, let's see. She studies hard. The teacher praised dash for her efforts. Okay? So she
याद है, शी के लिए हम यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है हर. सो शी स्टडीज हार्ड, द टीचर प्रेज्ड हर फॉर हर हार्ड वर्क. वेरी गुड. और हर एफर्ट्स. इट वॉज अ फनी मूवी, आई रियली एंजॉयड इट इटसेल्फ, राइट. तो याद है आप सभी को, इट रिमेन्स इट ओनली, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस पे. वेरी वेल. वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, आवर पेरेंट्स विल जॉइन डैश लेटर. सो देखो, वी सब्जेक्टिव केस था, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता था, us, right? So हम कह सकते हैं our parents will join us later. Very well done. Next one and the last one. They are good dancers. The judges selected dash for the final round. So they, third person के केस में plural, तो उस केस में subjective केस अगर they है तो उसका objective केस क्या बनता था? You remember it was them. So the judges selected them for the final round. So I hope अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे वेरियस जितनी भी हाईलाइटेड सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं ऑब्जेक्टिव केस में फॉर्म्स बदल के देखो कैसे मीनिंग्स को डिपिक्ट कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस अच्छे से समझ आए होंगे. तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस की ओर, व्हिच आर कॉल्ड द पॉजेसिव प्रोनाउंस. और जैसा कि नाम बता रहा है कि ये वो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं या प्रोनाउंस हैं जो इंडिकेट करते हैं ओनरशिप को या पोजेशन को. तो दे इंडिकेट ओनरशिप. ओके, मतलब बिलोंगिंगनेस को, कोई चीज किसी को बिलोंग कर रही है उसको दर्शाने वाले जो वर्ड्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे, दे वुड बी पॉसेसिव. नाउ रिमेंबर, कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में कंफ्यूज मत होना. आई नो अभी हम एडजेक्टिव्स नहीं डिस्कस किए हैं, आगे पढ़ेंगे, बट रिमेंबर जैसे पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. बस फर्क क्या होता है, याद रखो, प्रोनाउंस के आगे कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस ना. प्रोनाउंस नाउन्स को रिप्लेस करते हैं. वहीं पर अगर किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे दिखने वाले वर्ड के आगे एक नाउन लगा हुआ है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव, क्योंकि वहां पर वो वर्ड एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ओके, सो अगर मैं आपको बोलूं, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार, अगर मैं ऐसा लिखता हूं और एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस कार इज माइन, तो आप देखोगे आपको लगेगा कि यहां पर माय एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, बट देखो यहां पर इस पर्टिकुलर वर्ड के आगे कार लिखा हुआ है विच इज अ नाउन. तो इसका मतलब ये कार को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है. माय पोजेशन तो दिखा रहा है, पोजेशन ओनरशिप बता रहा है कि कार मेरी है, बट वो कार को डिस्क्राइब कर रहा है. इसका मतलब ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन. ओके, सो रिमेंबर दिस इज नॉट अ पॉजेसिव प्रोनाउन. रादर आप यहां पर देखो, दिस कार इज माइन, यहां पर ये जो वर्ड दिख रहा है माइन, ये भी पोजेशन शो कर रहा है, बट ये स्टैंड अलोन है, इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है. इसका मतलब इस केस में ये है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन. ओके, सो डोंट फॉरगेट, हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउंस हमेशा स्टैंड अलोन होंगे, उनके आगे कभी भी नाउन नहीं मिलेगा. ओके, वेरी वेल. नाउ अब हम यहां पर देखने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग, जैसे आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था हमारे पर्सनल प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में जैसे अपना फॉर्म बदलते हैं, वैसे ही पॉजेसिव फॉर्म्स में आने पर आपके सब्जेक्टिव या बेसिकली आपके जो सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस है वो कैसे पोजेशन शो करेंगे या पॉजेसिव केस में कन्वर्ट होंगे. तो जितने भी आपके सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाले पर्सनल प्रोनाउन थे, वो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे थे, ये सभी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. देखो, सो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाता है माइन. माइन, रिमेंबर नॉट माय. माय का इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके आगे एक नाउन लगाना पड़ता है, इन दैट केस वो पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है. सो माइन हमेशा क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन. वहीं पर वी की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे आवर्स. ओके, सो आवर्स, एफ लगेगा, सिर्फ आवर होगा तो उसके आगे हमें एक नाउन लगाना पड़ेगा और वो उस केस में बन जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट यू. यू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, देखो यू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे योर्स. ओके, जैसे हम बोल सकते हैं द कार इज योर्स या द कार इज आवर्स. ओके, देन ही और शी के लिए देखो क्या करेंगे, ही के लिए हम कहेंगे हिज और शी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हर्स. ओके, हम कह सकते हैं द कार इज हिज, द कार इज हर्स. ओके, नेक्स्ट इट. इट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट्स का. ओके, एंड दे के लिए
हम इस्तेमाल करेंगे theirs का. Okay, the car is theirs. So remember one thing very well कि possessive pronouns में जनरली आपको सभी के सभी s में एंड करते हुए नजर आएंगे एक्सेप्ट फॉर दिस वन, माइन के केस में. एंड उनके आगे नाउन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव हो जाते हैं, possessive adjectives. Okay, so now next we have an exercise जिससे हम अपने क्लियर करेंगे डाउट्स को भी, कहां पर possessive pronoun है और कहां पर possessive adjective है. So let's look at this exercise that says identify and underline the possessive pronouns in the following sentences. Fine, एक एक करके सारे सेंटेंस को देखते हैं and you have to identify कि यहाँ पर possessive pronoun कौन से हैं. Okay, जैसे first one, the dog I took to the show was mine. The dog I took to the show was mine. Possession show करने वाला word is mine. Okay, इस केस में mine के आगे क्या कोई noun है? नहीं है, right? और ये ओनरशिप दिखा ही रहा है, डेफिनेटली ये हमारा इस केस में क्या है, possessive pronoun है. So mine would be the possessive pronoun. Next देखते हैं. His notes were extensive than hers. Look at this one. Possession show करने वाले words कौन कौन से हैं बच्चों? Come on, look at this. Okay, देखो यहाँ पर his का इस्तेमाल हो रहा है, okay, और hers का इस्तेमाल हो रहा है. ये दोनों words क्या हैं? These are showing possession और obviously यहाँ पर ये ownership दिखा रहे हैं. But look at the first one. His के आगे एक noun लिखा हुआ है notes. तो क्या ये एक possessive pronoun होगा या एक possessive adjective होगा? ये एक possessive adjective है because notes क्या है, एक noun है. इसका मतलब this one is not going to be a possessive pronoun. ये एक possessive adjective है. You got the point? बल्कि यहां पर देखो hers के आगे कोई भी noun नहीं है. इसका मतलब ये इस केस में क्या है, एक possessive pronoun है. Very well done. Look at the third one. I saw that her pet was smaller than theirs. See, यहाँ पर possession show करने वाले words कौन कौन से हैं? Her और theirs, right? But यहाँ पर देखो her के आगे क्या लिखा हुआ है? एक noun है which is a pet. इसका मतलब ये एक possessive adjective है, okay? और यहाँ पर देखो इसके आगे क्या कोई noun है? ये stand alone है, okay? जो बता रहा है possession को. इसका मतलब ये हमारा possessive pronoun है. Look at the next one. Someone asked, is that little puppy yours? So देखो यहाँ पर possession show करने वाला word है yours. इसके आगे क्या कोई noun दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. इसका मतलब ये भी एक possessive pronoun है. Very good. I have put my book on the table. Put yours over mine. तो यहाँ पर जो words हैं yours and mine, ये दोनों words show कर रहे हैं possession. कर रहे हैं ना? और दोनों के दोनों stand alone हैं. yours के आगे कोई noun नहीं है, right? और mine के आगे भी कोई noun नहीं है. मतलब ये दोनों की दोनों इस केस में क्या है, possessive pronouns हैं. Next one. We visited their house today and they have promised to come to ours. Now look at this. यहाँ पर possession show करने वाले words दो हैं, their और ours, right? अब देखो इन दोनों में से मुझे बताओ क्या their हमारा possessive pronoun है या possessive adjective है? Yes, you guessed it right. This is possessive adjective because इसके आगे एक noun लिखा हुआ है. This is a noun, right? तो इसका मतलब ये possessive adjective है. That means this is not a possessive pronoun. यहाँ पर देखो ours के आगे क्या कोई noun है? नहीं है. इसका मतलब ये हमारा possessive pronoun है. Very well done. Look at the seventh one. We packed woolens in our bags while she packed a few cotton sarees in hers. So देखो यहाँ पर possessive words कौन कौन से हैं possession show करने वाले? our और hers. Look at this. our के आगे यहाँ पर noun लगा हुआ है. इसका मतलब ये एक possessive adjective है, not a pronoun. इसका मतलब this is not a possessive pronoun. While hers के आगे देखो क्या कोई noun लिखा हुआ है? नहीं लिखा है. इसका मतलब यही हमारा possessive pronoun है. You're getting the concept? अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे? Very well. Look at the eighth one. The crow returned to their nests. तो ये possessive word है, right? While the sparrow was building hers. Look at this one. There के आगे nest लिखा हुआ है, which is a noun. मतलब ये एक adjective हुआ, right? Describe करने वाला. तो इसका मतलब ये possessive adjective है. इसका मतलब this cannot be. ये वाले को देखो hers. Hers के आगे क्या कोई noun है? नहीं, it is stand alone. इसका मतलब ये है possessive pronoun. So अब आपको समझ में आया कि कैसे possessive pronouns को possessive adjective से distinguish करना है. So with this we have identified कि कौन कौन से यहाँ पर possessive pronouns हैं. Now let's have an exercise which I'll do a bit and बाकी आपको homework दी जाएगी. Okay? So remaining shall be your homework. मैं यहाँ पर आपको 2-3 questions करवाऊंगा while the rest would be for you to do. Look at this one. Circle the word that best completes each sentence. तो आपको यहाँ पर
कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. यू हैव टू चूज द बेस्ट वन. फर्स्ट वन सेज योर पपी इज नॉट एज ओल्ड एज माई, माइन, आई और मी. कम ऑन. So your puppy is not as old as mine. Okay, possession. Okay, क्यों? क्योंकि अगर मैं my लगा देता तो my के आगे मुझे एक noun लगाना पड़ता जो कि यहाँ है नहीं, right? So there has to be a word जो कि stand alone हो और finally sentence को end कर दे. In that case हमें possessive pronoun mine का इस्तेमाल करना होगा. So the sentence becomes your puppy is not as old as mine. Next one, I knew that the bag is my या mine because it had my name on it. तो देखो यहां पर क्या इस वर्ड के आगे कोई नाउन है? नहीं है, राइट? ऑब्वियसली. तो इस केस में हमें यहां पर स्टैंड अलोन, ऑब्वियसली हमारे पर्सनल प्रोनाउन माइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब यहां पर कुछ मैं छोड़ देता हूं. मैंने फर्स्ट सेकंड कर दिया है आपके लिए. दीज टू आर डन बाय मी. देन मैं आपके लिए एक और कर देता हूं. चलो सिक्स्थ वाला, बाकी आपको खुद करने हैं. सो मैं सर्कल मार देता हूं जो मैं कर रहा हूं. ये वाला मैंने किया है, सेकेंड वाला किया है मैंने, एंड द थर्ड वन, नो फर्स्ट वन. ओके, ये दो मैंने कर दिए हैं, तीसरा भी मैं कर रहा हूं, बाकी के आपके होमवर्क है. सो कंट्रीज लाइक डैश एंड डैश शुड बी एबल टू गेट अलोंग बेटर. सो कंट्रीज लाइक यू, योर्स और योर्स, क्या इसके आगे कोई भी नाउन है? नहीं है. पोजेशन शो करना है, ऑब्वियसली यहां पर योर्स का इस्तेमाल होगा, राइट? एंड देन एंड माय की माइन, ऑब्वियसली इसके आगे भी कोई नाउन नहीं है तो पोजेसिव प्रोनाउन माइन का इस्तेमाल करेंगे. सो कंट्रीज लाइक योर्स एंड माइन शुड बी एबल टू गेट अलोंग बेटर. फाइन. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर यू एंड द रिमेनिंग शैल बी योर होमवर्क. सो दिस इज द फर्स्ट होमवर्क फॉर टुडे. ओके, तो जितने भी मैंने छोड़ दिए हैं, इट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू एंड सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से प्रैक्टिस करके आंसर्स मुझे कमेंट्स में भेजो. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस की ओर, व्हिच आर कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. और जैसा कि नाम ही बता रहा है, यहाँ पर कुछ तो रिफ्लेक्ट करके वापस आने वाला है. अब क्या रिफ्लेक्ट करेगा, किसके पास वापस जाएगा, उसका समझते हैं. याद रखना, इनका इस्तेमाल किया जाता है तब जब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो सेम हो एज द सब्जेक्ट. मतलब जो डूअर है एक्शन का, वही रिसीवर भी है एक्शन का. मतलब जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया है वो रिफ्लेक्ट होके वापस सब्जेक्ट पर ही अगर आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल, पहली चीज, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. इनका ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है. और इनमें हमेशा आप देखो कि क्योंकि एक्शन रिफ्लेक्ट होकर वापस सब्जेक्ट पे आ रहा है, आप हमेशा पाओगे कि इनके केस में अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके आगे सेल्फ लग जाएगा, या अगर प्लूरल है तो सेल्फ जैसा सफिक्स लग जाएगा. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे भी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहां पर देखो मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है. ओके, सो आई इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आई. हर्ट क्या है, वर्ब है. एंड माई सेल्फ इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट. भाई मैंने खुद को चोट पहुंचाई, राइट? तो आई हर्ट माई सेल्फ इन दिस केस, है ना? तो यहां पर चोट किसको पहुंची अगर मैं आपसे पूछूं, तो खुद को ही तो पहुंची ना. और मैं ही खुद के बारे में बता रहा हूं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है इस केस में. इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर ये जो माई सेल्फ है, बिकॉज सेल्फ में एंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर ये रिफ्लेक्सिव ही होगा. पर ये ऑब्जेक्ट की तरह अगर एक्ट कर रहा है, इन दैट केस रिमेंबर ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के केस में. फाइन. नेक्स्ट वन, दे टोल्ड देमसेल्व्स that they will win the trophy and they did. तो यहां पर they क्या है, सब्जेक्ट है, राइट? तो सब्जेक्ट ने यहां पर सब्जेक्ट हो गया भाई. टोल्ड क्या है, वर्ब है. एंड किसको बताया, बताया किसको, themselves, खुद को बताया, राइट? तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना. तो नोटिस करो, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, मतलब जिसको बताया जा रहा है, themselves only, मतलब वही है जो सब्जेक्ट है. इसका मतलब ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो अगर मैं पूछूं who told या they told to whom, तो आप बोलोगे themselves, right? Whom did they tell? Themselves. इसका मतलब the receiver of the action is the person who is actually the subject of this statement. इस केस में अगेन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा. Very well. Okay. Next one. He hurt himself when he fell down the stairs. तो देखो ही मेरा सब्जेक्ट हुआ, वर्ब मेरा हर्ट है, और किसको चोट पहुंचा ली, खुद को ही पहुंचा ली, हिमसेल्फ ओनली, राइट? तो ये मेरा क्या बन गया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, तो याद रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा
एंडिंग होगी इन वर्ड्स लाइक सेल्फ सफिक्स में, या फिर अगर प्लूरल है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट था मेरा दे, तो उसके आगे हम उसके केस में सेल्व्स लगाएंगे प्लूरल की केस में। फाइन, वेरी वेल डन। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल होने वाला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। अब याद रखो जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हमने देखे थे उन सभी का एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आपके सामने यहाँ मेंशन है, मैं वापस से रीड आउट कर दूंगा। सो आई के लिए इस्तेमाल होने वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दैट इज गोइंग टू बी माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, राइट। यू के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है योर सेल्फ या योर सेल्फ, क्योंकि यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केस में इस्तेमाल किया जाता है ना इन केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो इसीलिए अगर उसको सिंगुलर केस में इस्तेमाल किया, जैसे यू हर्ट योर सेल्फ, तो आप कह सकते हो यू हर्ट योर सेल्फ, तो सिंगुलर हो गया, या यू ऑल हर्ट योर सेल्फ, तो इसका मतलब यहां पर प्लूरल केस में इस्तेमाल किया। ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ऑब्वियसली इस केस में इसका सिंगुलर ही है, तो ऑब्वियसली सेल्फ में एंड करेगा, तो हिमसेल्फ बन जाएगा। शी हर्ट हर सेल्फ, राइट। इट हर्ट हर सेल्फ तो नहीं कहेंगे, सिंपली इट सेल्फ आप समझ लो, इट के आगे सेल्फ लग गया। नेक्स्ट इज वी के लिए आवर सेल्फ, दे के लिए देमसेल्व्स, राइट। तो याद रखने का है क्या कि पर्सनल प्रोनाउंस के रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। एंड नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउंस जो इनसे मिलते जुलते होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव से ही मिलते जुलते आपको प्रोनाउंस मिलेंगे जो एंड करेंगे अगेन सेम सफिक्सेस में, जैसे मैंने वहां बताया था सेल्फ और सेल्फ में, बट इनका फंक्शन अलग होता है। यहां पर एक्शन रिसीव नहीं कर रहे हैं, इनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर एम्फसाइजिंग, ओके। सो इसीलिए इनको हम बुलाते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस, मतलब ये वो प्रोनाउंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जस्ट फॉर एम्फोसिस। तो ये वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं एम्फसाइज करने के लिए किसी चीज को। जैसे मैं बोलूं आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, देखो आई के आगे मैंने एक प्रोनाउन लगा दिया है माई सेल्फ, ओके। क्या करने के लिए? सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए, मैंने खुद से उसको करते देखा, राइट, या आई वो चीज करते हुए देखा जैसे बोल रहे हैं। तो आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। तो अगर मैं यहां से एम्फैटिक प्रोनाउंस को पहचानने का एक तरीका है, जनरली ये आपको हमेशा वर्ब से पहले मिलेंगे। तो वर्ब है सॉ, राइट, सॉ से पहले माई सेल्फ आ गया। अब कई बार कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां पर ये नहीं होगा, ओके, ऐसा नहीं होगा कि वर्ब से पहले हमेशा एम्फैटिक प्रोनाउंस ही होंगे, वर्ब के बाद भी हो सकते हैं। बट एक बेस्ट ट्रिक है टू आइडेंटिफाई देम इज, अगर हम उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वहां से हटा दें तो और देखें कि क्या हमारे सेंटेंस का मीनिंग अभी भी कंप्लीट हो रहा है, तो इस केस में वो एम्फैटिक प्रोनाउन था। और अगर हमारे उस सेल्फ वाले प्रोनाउन को रिमूव करने पे हमारे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस इट वाज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो याद रखना है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस को पहचानने की बेस्ट टेक्निक है सिंपली उस सेल्फ वाले या सेल्फ वाले वर्ड को वहां से हटा के देखो, उस प्रोनाउन को। अगर हटाने के बाद मीनिंग अभी भी बन रहा है तो वो एम्फैटिक था, जस्ट एम्फसाइजिंग के लिए उसको रखा गया था। अदरवाइज अगर उसको हटाते ही मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है सेंटेंस का, मतलब वो इंपॉर्टेंट था एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब वो रिफ्लेक्टिव था। क्लियर? जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ। अब आई विल डू इट माई सेल्फ में अगर मैं माई सेल्फ हटा भी दूं तो आई विल डू इट तब भी तो मीनिंग कंप्लीट बना रहा है ना। जैसे फर्स्ट वाला भी देखो, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट की जगह पे अगर मैं बोलता आई सॉ हिम डू इट, तब भी तो मीनिंग वही रहता ना, मीनिंग तो सेम ही रहता, बदलता तो नहीं। सिमिलरली वी विल सी इट आवर सेल्फ, तो यहां पर देखो वी विल सी इट आवर सेल्फ में से आवर सेल्फ हटा भी दूं मैं अगर, तो ये आवर सेल्फ सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए बना हुआ है या लगाया हुआ है, तो वी विल सी इट स्टिल मीनिंग बना रहा है। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ सेड सो, यहां हम कह सकते हैं ही सेड सो, सिंपल, हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, एम्फसाइज करने के लिए रखा गया है बस। नेक्स्ट, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, हम सिंपली कह सकते थे वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, इसमें देमसेल्व्स का इस्तेमाल अगेन सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए किया गया है। अगर मैं हटा भी दूं देमसेल्व्स को तो ये बन जाता है दे एडमिटेड देयर मिस्टेक्स, तब भी तो मीनिंग कंप्लीट है ना। तो इसका मतलब याद रखो, सेल्फ और सेल्फ में एंड करने वाले वो प्रोनाउंस जिनके हटाने पर मीनिंग बदले नहीं तो वो एम्फैटिक हैं, और हटाने पर अगर मीनिंग बदल जाए या कंप्लीट ना हो पाए तो वो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? लेट्स प्रैक्टिस इट थ्रू एन एक्सरसाइज। यहां पर बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द हाइलाइटेड प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस एज रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। अब यहां पर करीबन 4 से 5 मैं करूंगा, बाकी के आपके लिए रहेंगे होमवर्क, ओके। तो यहां पर नंबर 1 इज, लेट्स से आई विल पेंट माई सेल्फ। आई विल पेंट माई सेल्फ में यहां पर आई विल पेंट, आई मेरा सब्जेक्ट है, विल मेरा इस केस में वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब,
पेंट या विल पेंट, पेंट मेरा ऑब्वियसली यहाँ पर वर्ब है, ऑब्वियसली मेन वर्ब है, माई सेल्फ। तो आई विल पेंट पे भी अगर मैं छोड़ दूं तो भी तो ठीक रहेगा ना, अगर मैं हटा भी दूं माई सेल्फ को तो चल जाएगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर माई सेल्फ का इस्तेमाल किया गया है जस्ट टू क्रिएट एम्फोसिस। ओके, नेक्स्ट वन यू सी, द पुअर मैन ब्लेम्ड हिमसेल्फ। द पुअर मैन ब्लेम्ड हिमसेल्फ, ब्लेम्ड हमारा मेन वर्ब है, पुअर मैन ने खुद को ब्लेम किया, तो यहाँ पर हिमसेल्फ हटाने के बाद क्या मीनिंग कंप्लीट होगा, द पुअर मैन ब्लेम्ड, मीनिंग इज नॉट कंप्लीट। इसका मतलब इस केस में ये एक्ट कर रहा है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द पुअर मैन ब्लेम्ड हूम, द ऑब्वियसली हिमसेल्फ, तो इस केस में हम यहाँ पर इसको कहेंगे एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट वन यू सी, यू योरसेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस मेस। सो यू योरसेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस मेस में अगर मैं योरसेल्फ हटा दूं तो यू आर टू ब्लेम फॉर दिस मेस, मीनिंग कंप्लीट हो गया ना। इसका मतलब दिस इज अवर एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन यू सी, शी हर्ट हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। सो शी हर्ट व्हाइल प्लेइंग, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, शी हर्ट हूम, हरसेल्फ, तो इस केस में हरसेल्फ एक्ट कर रहा है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब ये वाले केस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हरसेल्फ। द बॉयज देमसेल्व्स एडमिटेड टू प्लेइंग द प्रैंक। द बॉयज देमसेल्व्स एडमिटेड, अब अगर यहां से मैं देमसेल्व्स हटा भी दूं, द बॉयज एडमिटेड टू प्लेइंग द प्रैंक, तो ये भी तो ठीक ही है ना। तो इस केस में यहां पर ये एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से सिंपली क्वेश्चन करना है, पूछ के देखो कि क्या इस प्रोनाउन को हटाने के बाद मीनिंग सेम रहता है, इट इज एम्फैटिक। अगर नहीं रहता है तो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो रिमेनिंग ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, दीज शैल बी योर होमवर्क। सो ये रहा आपका सेकेंड होमवर्क। आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन, या आप, मैं यहाँ पर पॉज ले लेता हूं, आप यहाँ पर इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आंसर्स मुझे कॉमेंट्स में भेजना। तो बच्चों, लेट्स प्रैक्टिस अनदर एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन आवर कॉन्सेप्ट्स अबाउट एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। So the exercise says fill in the blanks with a suitable reflexive or emphatic pronoun. यहां पर आपको fill up करने हैं इन blanks को अपने pronouns के साथ, emphatic भी हो सकता है, reflexive दोनों, right? First one says the father decided to repair the car. तो father यहां पर obviously एक male noun को represent कर रहा है, तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे himself का। So the father decided to repair the car himself, right? तो यहां पर himself fill कर दिया जाएगा। Next one, Falguni, you will have to do your homework yourself. You के लिए उसका possessive केस के बाद हमने यहां पर बना लिया था ना रिफ्लेक्सिव केस में yourself. Okay? Okay. Now next one you see, you don't need to help them, they can do it. They के लिए बन जाता है उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म themselves, right? So they can do it themselves. Next one, I introduced dash to my new neighbor. So I introduced, I मतलब खुद को मैंने introduce किया. So I introduced myself. Okay. So whom did I introduce? Myself to the new neighbor. She made dash a sweater. She के लिए हम क्या कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? Herself. याद आ गया? नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ डॉल्फिन सीज डैश इन द मिरर। अब डॉल्फिन का यहाँ जेंडर तो स्पेसिफाई है नहीं, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा इटसेल्फ का। ओके, इटसेल्फ। नेक्स्ट वन, वी कैन मूव द टेबल। वी के लिए हम यूज करते हैं आवरसेल्व्स, राइट? माय सिस्टर एंड आई dash some apples. Sorry, my sister and I bought dash some apples. Bought, I, obviously, my sister और I plural हो गया ना, तो we ही हुआ एक तरह से, तो we के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ourselves. ठीक है? Okay. One must defend dash against bullies. One must defend oneself. Okay? And that dog is scratching itself. डॉग का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है ना, इसलिए वी विल यूज इट। तो इसके लिए उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो होगा वो बन जाएगा itself.
ओके, होपफुली आपको यहाँ पर एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अब अच्छे से समझ आ गए होंगे. एंड नाउ इट इज टाइम दैट वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस व्हिच आर दी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? याद रखो ये वो वर्ड्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं या फिर जो पॉइंट आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी थिंग्स को. ओके, कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई या पॉइंट आउट करने वाले वर्ड्स होते हैं दी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. और ओकेशनली इनको, वैसे तो हम थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट ओकेशनली हम पर्सन्स को पिन पॉइंट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं और ये रेफर करते हैं उन नाउन्स को जो आइदर पास रखे हों, नियरर हों या फिर फार डिस्टेंस पे रखे हों इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड स्पेस में. तो समय में अगर कोई इवेंट पास है या दूर है उसको भी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर फिजिकल स्पेस में पास में रखा हुआ है या दूर पड़ा हुआ है, उनको पॉइंट आउट किया जा सकता है थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. और कौन कौन से हैं हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? 4 टाइप के, जिन्हें बचपन से पढ़ते हैं, सब जानते हैं, विच आर दिस, दैट, दीज एंड दोस. ओके, तो ये 4 टाइप के प्रोनाउंस हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर नियरर ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई चीज पास रखी हुई है, ओके, तो हम यहां इस्तेमाल करेंगे दिस का. सिमिलरली दीज का भी इस्तेमाल हम नियरर ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं. वहीं पर दैट का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर फार, ओके, जो दूर पे रखे हुए हैं. सिमिलरली दोस का भी इस्तेमाल करते हैं हम फार ऑब्जेक्ट्स के लिए. बट डिफरेंस क्या है? स्टार्टिंग वाले जो वर्ड्स हैं दिस एंड दैट, इनका इस्तेमाल किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सिंगुलर हैं. ओके, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड्स होंगे दिस एंड दैट. पास रखा हुआ सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे दिस, और दूर रखे हुए सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट. सिमिलरली यहां पर प्लूरल टर्म्स में हम इस्तेमाल करते हैं दीज एंड दोस का. तो याद रखो ये जो आखिरी के 2 वर्ड्स हैं दीज एंड दोस, तो पास रखे हुए प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे दीज, एंड दूर रखे हुए कोई भी प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए हम यूज करेंगे दोस. ओके, बचपन से जानते हैं ये सारी चीजें. अब यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेंसिल केस एंड दैट इज योर पेंसिल केस ऑन द शेल्फ ओवर देयर इन द स्टडी रूम. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज माई पेंसिल केस, ये पास में है मेरे, एंड दैट इज योर पेंसिल केस ऑन द शेल्फ ओवर देयर इन द स्टडी रूम. सो दोनों ही सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं. ये वाला पास है तो मैंने दिस लगाया, और वो वाला दूर है मेरे से तो मैंने दैट लगाया. सिमिलरली अगर मैं कहूं दीज आर लेमन्स एंड दोज आर प्लम्स, तो पास में रखे हुए ये जो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैं यहां कहूंगा दीज. ओके, दीज आर लेमन्स. एंड वो जो दूर रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स प्लूरल हैं उनको मैं यूज करूंगा दोज, दोज आर प्लम्स. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज दिस, दीज, दैट एंड दोज. नाउ fill in the blanks with the demonstrative pronouns. It's a practice time. Now आपको यहां पर fill in the blanks करने सिंपली, और अपने मन से फिल कर सकते हो. और मैं आपको बताता हूं कई केसेस में आप दो भी प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर दोगे तो भी सही माना जाएगा. जैसे यहां पर डैश इज माई फेवरेट बुक, आई रीड इट एवरी नाइट बिफोर बेड. सो आई कैन से दिस इज माई फेवरेट बुक, है ना, बुक यहां पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसको रेफर किया जा रहा है. तो दिस इज माई फेवरेट बुक भी कह सकता हूं, या दैट इज माई फेवरेट बुक. अगर मैं किसी और पर्सन से बात कर रहा हूं तो तब भी मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं. तो यहां पर दिस एंड दैट दोनों ही लगाना सही होगा, बट याद रखिएगा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर दिस और दैट का ही इस्तेमाल होना चाहिए. लुक एट डैश बर्ड्स इन द स्काई, आर्ट दे ब्यूटिफुल. लुक एट दोज बर्ड्स, क्योंकि वो दूर हैं ऑब्वियसली, स्काई में है तो ऑब्वियसली दूर हैं, तो हम कहेंगे लुक एट दोज बर्ड्स, है ना. दैट बर्ड्स नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में, प्लूरल है ऑब्वियसली. आई डोंट लाइक डैश शूज, दे आर टू टाइट. आई डोंट लाइक दीज शूज और दोज शूज, दोनों लगा सकते हो, करेक्ट हैं. दे आर टू टाइट. कैन यू पास मी डैश पेंसिल लाइंग ऑन द टेबल. कैन यू पास मी दैट पेंसिल, क्योंकि थोड़ा दूर रखा है तभी तो आपने पास करने के लिए बोला है ना उसको. इसका मतलब कैन यू पास मी दैट पेंसिल. पेंसिल क्योंकि सिंगुलर था इसलिए दैट का इस्तेमाल करेंगे फॉर अ फार केप्ट ऑब्जेक्ट. डैश आर माई ग्रैंड पेरेंट्स इन दी ओल्ड फोटोग्राफ्स. इन दी ओल्ड फोटोग्राफ, तो हम कह सकते हैं these are my grandparents in the old photograph. Similarly आप those भी लगा सकते हो, those are my grandparents in the old photograph. So I hope usage of demonstrative object pronouns basically for different objects आपको समझ में आया होगा. तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं towards the next type of pronouns की ओर, which are the indefinite pronouns.
इनडेफिनेट शब्द बता रहा है कि यहां पर हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे प्रोनाउंस का. सो रिमेंबर, दीज आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर. मतलब ऐसे प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल किया जाता है टू रेफर टू थिंग्स और पीपल इन जनरल, नॉट एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. ओके, तो याद रखिएगा, पर्सन के लिए इस्तेमाल होने वाले जितने भी आपके पास जनरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे वो जनरली एंड करेंगे इन द सफिक्सेस लाइक बडी और वन. एंड जो थिंग्स के लिए इस्तेमाल होने वाले जनरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे वो मोस्ट केसेस में थिंग में एंड करेंगे, सफिक्स में. ओके, सो वील सी अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जिससे हमारे थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ आई से एनीबडी कैन प्ले गिटार, सो एनीबडी कुड बी एनी पर्सन. I would say any person can play a guitar. So I'm not talking about any specific person, right? I'm talking about anyone in general. Okay? So anybody जो होगा इस केस में हमारा क्या होगा, एक indefinite pronoun है. Similarly, someone has to take the responsibility. So someone मतलब कोई भी हो सकता है amongst all. So someone, तो इस केस में ये भी एक indefinite pronoun है because I'm not referring to any particular person in specific. Okay, then she liked everything that I bought for her. So everything में it includes all the things. Okay, so यहाँ पर we are using an indefinite pronoun. One hardly knows what to do. अब one could be anyone. Okay, one hardly knows what to do. Next is none. None of his poems are well known. So none of his poems are well known. देखो none जो word होता है ना, none शब्द का मतलब होता है it is a contracted form of the word not one. Okay, so not one of his poems are well known. तो basically यहाँ पर none भी एक indefinite pronoun ही है. Okay, next you see a few more examples. जैसे अब कुछ ऐसे words भी मिलेंगे जैसे many of them were educated. अब many में कोई भी हो सकता है, not talking about any particular person, right? Next, some are born great. अब some में कोई भी हो सकता है, not specific. All were drowned. सब डूब गए. all में सब आ गया, not specific. Okay, few escaped the fire. What is everybody's business is nobody's business. तो everybody, nobody, ये जो words है ना, they do not refer to anyone specific. जब किसी specific चीज के बारे में बात नहीं हो रही है या किसी person के बारे में specific बात नहीं हो रही है, then we use indefinite pronouns. Fine? Okay. So now it is time to check your progress. Fill in the blanks with the appropriate indefinite pronouns. You're free to use any, but it should fit well. जैसे Dash left their umbrella in the classroom. So हम कह सकते हैं somebody और someone left their umbrella. तो हम कह सकते हैं somebody में लिख देता हूँ, somebody left their umbrella in the classroom. Next one you see, is there Dash who can help me with this math problem? I can say, is there anyone who can help me with this math problem? Anyone, anybody could be used, right? Next one, Dash was awake when the power went out last night. I can say everybody was awake or everyone was awake. ठीक है? I knocked on the door but Dash answered. I knocked on the door but nobody answered. I can say she looked everywhere but found Dash interesting at the market. I can say she looked everywhere but found nothing interesting in the market. Okay? So these are some of the indefinite pronouns जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं to fill in these blanks. I hope the concepts about the indefinite pronouns भी clear हो गए होंगे आप सभी के. तो बच्चों, with this we have finally come to the end of today's session. I hope आज के सेशन में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स regarding pronouns and its types आपको अच्छे से समझ आए होंगे. If you still have any problems, you have the option कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर Ask Doubt सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर सकते हो and we'll make sure to revert to all of your questions within 24 hours. And अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो do share them with your friends, and until we meet again, take care of yourselves and keep watching ICSE English series for classes 6, 7, 8 only at learnerhub.com.